IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आप देख रहे हैं देश दिन भर, जिसमें देश दिन भर की हम आपको खबर दिखाते हैं कोने कोने की, और ये खबरें आप तक पहुंचाती है नेटवर्क 18 के 2000 संवाददाताओं की टीम। हमारे रिपोर्टर्स हर दिन आपके इलाके की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं सबसे सटीक और सबसे पहले। देश दिन भर में हमारे रिपोर्टर्स आपके शहर की हर जरूरी खबर लेकर तैयार हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं अमित पांडे, भोपाल से मनोज शर्मा, जयपुर से भवानी सिंह और पटना से हमारे साथ हैं प्रभाकर कुमार। खबरों की शुरुआत लेकिन हम करेंगे दिल्ली से। दिल्ली की अहम खबरों को जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अमित पांडे का। शुक्रिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है, महज 3 दिन पुरानी सरकार के सामने जो प्रदर्शनों का दौर है वो जारी है। और 3 दिन में जो ये सरकार पुरानी है उसके सामने कई बार लोग अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कौशाम्बी स्थित घर के बाहर ई रिक्शा वालों ने प्रदर्शन किया। केजरीवाल ने खुद घर से बाहर आकर ई रिक्शा वालों को मामले को देखने का आश्वासन दिया। दूसरी तरफ दिल्ली सचिवालय के बाहर ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि दिल्ली के 28 कॉलेजों में उन्हें रेगुलर क्लासेस की सुविधा दी जाए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने एम्स के सीईओ रह चुके संजीव चतुर्वेदी की दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो में तबादले की बात कही है। हमारी मांग है रेगुलर क्लासेस, इवनिंग क्लासेस में एसओएल वालों को कंप्लीट कर दी जाए। रेगुलर कॉलेज में आप लोग की पढ़ाई हुई है। रेगुलर कॉलेजेस हमारे रेगुलर कॉलेज नहीं है, एसओएल की क्लासें हैं। इवनिंग क्लास हमारे रेगुलर चाहते हैं इवनिंग में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो करारी हार मिली है उसको लेकर संघ ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अपने मुखपत्र पांचजन्य में संघ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आरएसएस ने मुखपत्र पांचजन्य के ताजा अंक आकांक्षाओं की उड़ान की कवर स्टोरी में बीजेपी के हार के कारणों पर सवाल खड़े किए हैं। संघ ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने का फैसला सही था, और अगर हर्षवर्धन या दिल्ली बीजेपी के दूसरे नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया होता तो परिणाम क्या दूसरे होते। लेख में ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुँचाने में नाकाम रही, और क्या पार्टी पूरी तरह मोदी लहर पर टिकी हुई है। संघ के लेख में यह भी कहा गया है कि बीजेपी नेताओं को इस बात पर जवाब खोजना होगा कि उनके पास संघ की विचारधारा और पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता के अलावा और क्या पूंजी है। पिछले कुछ दिनों से चर्च पर जो हमले हो रहे थे और धर्मांतरण का जो विवाद है उस पर प्रधानमंत्री ने सख्त बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि धर्म के नाम पर हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में ईसाई संतों के सम्मान कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम ने कहा कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर हिंसा की कतई इजाजत नहीं देता। हर व्यक्ति को बिना किसी लोभ, लालच या डर के अपनी पसंद के धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विश्वास दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी धार्मिक समूह एक दूसरे के खिलाफ हिंसा न करे, और जो भी हिंसा फैलाने का काम करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईसाई धर्म से जुड़ी 2 विभूतियों को संत की उपाधि से सम्मानित किए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके लिए विकास का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास। My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without coercion. अब मध्य प्रदेश की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी मनोज के पास। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में कांग्रेस के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भी बात की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। शिवराज ने साफ किया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। शिवराज के मुताबिक उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से भी इस बारे में बात की है और उन्हें इस बारे में पूरी तरह से पता है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है और वो कानूनी सलाहकारों से इस बारे में राय ले रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पर व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस मामले में कांग्रेस ने शिवराज के खिलाफ दस्तावेज भी पेश किए थे।
नहीं, मैं विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहा हूँ। ये प्रतिमा खंडित करने का प्रयास है, घबराए हुए कांग्रेस की पराजय से। और मैं पता नहीं क्यों इन राजा महाराजाओं को कांटे की तरह खटकता हूँ। इनको लगता है कि तीसरी बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गए एक सामान्य व्यक्ति होके, वो सहन नहीं होता, इसलिए आरोप लगाते रहते हैं। हम परामर्श कर रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। धार जिले के मछलिया घाट में एक यात्री बस के 200 फीट गहरी खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें 44 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात को इंदौर से गलियाकोट जा रही यात्री बस धार और झाबुआ जिले की सीमा पर बने माछलिया घाट पर अचानक बेकाबू हो गई और करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद राहत और बचाव के लिए मौके पर ट्रेन और गाड़ियां पहुंची। घायलों को झाबुआ, काली देवी, सरदारपुर और धार के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को 50,000 और मामूली तौर पर जख्मी लोगों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। हमने बचाया करीब 10-12 जनों को बचाया, 12-15 जनों को, जिनको लाशें उसमें से 3 ऊपर लाए लाश। उसके बाद जो कंडक्टर और ये थे, भानु कंडक्टर और ये थे, इनको हम ऊपर झोली में उठा के और लेके आए। कंडक्टर और ड्राइवर तो राजगढ़ का है और बाकी लोग जो हैं झाबुआ के भी हैं, धार के भी हैं, थांदा के भी हैं, अलग अलग जगह के हैं। कोल्हापुर में जानलेवा हमले के घायल हुए सीपीआई के वरिष्ठ नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी की हालत में अब सुधार हो रहा है। वहीं पुलिस 50 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक पंसारे की पत्नी साऊ उमा की हालत खतरे से बाहर है। खुद पंसारे की हालत स्थिर है और उसमें पहले से सुधार है। फिलहाल वरिष्ठ सीपीआई नेता को वेंटिलेटर पर रखा गया है। पंसारे के परिवार के मुताबिक उन्हें कई बार धमकी मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया था। कुछ न कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिनको ये अच्छा नहीं लगता था, जो उनके फिलॉसफी के अपोजिट था, तो थ्रेट्स आते रहते थे। लेकिन कॉमरेड पानसरे ने कभी सिक्योरिटी नहीं मांगी। आपको बता दें कि पंसारे और उनकी पत्नी जब सुबह की सैर कर रहे थे, तब 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी। वो महाराष्ट्र में टोल टैक्स विरोधी आंदोलन के सूत्रधार हैं। पुलिस ने जांच के लिए 20 टीमों का गठन किया है और कुछ टीमों को सतारा, सांगली और दूसरे नजदीकी इलाकों में जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हमला देसी पिस्तौल से किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के 6 अधिकारियों की एक स्पेशल टीम भी इस मामले की जांच कर रही है। सभी 6 अधिकारी इस समय कोल्हापुर में हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पाटिल को अंतिम विदाई देने के लिए सुबह से ही ताज गांव में उनके समर्थक, एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत तमाम लोगों की भारी भीड़ जुटी। अंतिम संस्कार के वक्त हर कोई अपने नेता की आखिरी झलक देखने को बेताब था। पाटिल के पैतृक जिले सांगली के ताजगांव में उन्हें मुखाग्नि दी गई। यहीं से वो 6 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए थे। पाटिल की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की गई। उनके निधन पर राज्य सरकार ने प्रदेश में 1 दिन के शोक की घोषणा की है। आपको बता दें कि 57 साल के पाटिल बीते 3 महीनों से कैंसर से जूझ रहे थे। इधर कुछ सप्ताह से उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। सोमवार तड़के उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। उन्होंने बांद्रा के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। पेशे से वकील रहे पाटिल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के विश्वस्तों में से एक थे। ठीक है। आज शिवरात्रि के महापर्व पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस शिवरात्रि को बेहद पुण्य बरसाने वाला माना जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के मंदिरों में जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा आराधना की गई। गुलाबी नगरी जयपुर में मशहूर मोती डूंगरी शिव मंदिर में रात से ही भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इलाहाबाद के संगम तट पर बने मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि के साथ ही यहाँ लगे माघ मेले का भी औपचारिक समापन हो गया। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। दफ्तर निकलने वाले लोगों ने सुबह सुबह ही शिवालय में जाकर भगवान शंकर की पूजा की। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में हजारों भक्तों ने भोलेनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। राजस्थान के सीकर में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।
राजस्थान के सीकर में कई युवाओं को विदेश भेजने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ लिए गए। लोगों के मुताबिक अखबार में विज्ञापन देकर उनके साथ ठगी की गई। हर शख्स से मेडिकल के नाम पर 4,500 रुपए ले लिए गए। ये लोग जब कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें अपने साथ हुई ठगी के बारे में पता चला। इसके बाद आरोपी कैलाश मीणा को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मीणा से पूछताछ में जुटी है। पुलिस के मुताबिक राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों के साथ भी ठगी की गई है। यूपी के रायबरेली में एक बंदर के पास करोड़ों की संपत्ति है। जहां ये बंदर एक दंपति ने गोद लिया हुआ है और उनकी करोड़ों की संपत्ति का वो अकेला वारिस है। रायबरेली में एक दंपति ने एक बंदर को गोद लिया और अब उनकी करोड़ों की संपत्ति उस बंदर के नाम कर दी है। रायबरेली के रहने वाले सबिस्ता और ब्रजेश की शादी के बाद कोई औलाद नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने एक बंदर को गोद ले लिया था। बंदर को उन्होंने अपने बच्चे की तरह पाला और उसका नाम चुनमुन रखा। दंपति के मुताबिक बंदर के घर में आने के बाद ही उनके घर में बरकत आई है। दंपति ने बंदर चुनमुन की शादी भी बड़े धूमधाम से की और हर साल चुनमुन का बर्थडे भी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि दंपति ने चुनमुन को पिंजरे में बंद रखा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका इकलौता चुनमुन उनसे कहीं दूर भाग जाए। चुनमुन के लिए हमने एसी, जाड़े में ब्लोअर, और आपसे बताएं कि अगर गर्मी में एसी लगाने में कुछ पलों की भी देर होती है तो ये जमीन पर लोट लगाने लगता है जब तक एसी ना चल जाए। तो उसके लिए एक ट्रस्ट की संरचना की है, चुनमुन ट्रस्ट नाम से। हमारी चराचर संपत्ति जो भी होगी आज की डेट से लेकर जब तक हम लोग जीवित हैं सब उस ट्रस्ट में रहेगी। और इधर बाराबंकी में दबंगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपियों ने एक युवक की आंख फोड़ दी और उसके पैर काट दिए। मधवापुर में आरोपियों ने पुरानी दुश्मनी का बदला निकालने के लिए इस हैवानियत को अंजाम दिया। लोगों के मुताबिक पीड़ित युवक का गांव की एक महिला से प्रेम संबंध था। विवाद बढ़ने के बाद वो गांव से भाग गया और विवाद शांत होने पर वो गांव में आकर रहने लगा, लेकिन दूसरा पक्ष दिल में दुश्मनी पाले बैठा था। बदला लेने की नियत से दूसरे पक्ष ने उसे रामायण पाठ के बहाने बुलाया और देर रात उस पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकुओं से उसकी आंखें फोड़ दी और गंडासे से उसका पैर काट दिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से पीड़ित और परिवार वाले दहशत में हैं। बांका से पैर काट दिया और दो चक्कू, एक चक्कू यहाँ पर लगा है बगली पर, ये आँख पर लगी है चक्कू, फोड़ दिया, आँख फोड़ दिया। और इधर बिहार में सियासत हर पल रंग बदल रही है। अब जेडीयू ने मांझी सरकार के 7 मंत्रियों को निकाल दिया है। वहीं जेडीयू एमएलए अनंत सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री मांझी को धमकाने का मामला दर्ज हुआ है। अनंत सिंह के खिलाफ ये मामला मांझी के एक रिश्तेदार ने दर्ज करवाया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई एक सनसनीखेज वारदात में एक पत्नी ने अपनी ही पति की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अमनदास को अपनी पत्नी चारू और उसके दोस्त अनुराग की दोस्ती से एतराज था और इस बात पर दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। पुलिस के मुताबिक पति को रास्ते से हटाने के लिए चारू और अनुराग ने अमनदास की पीट कर हत्या कर दी और लाश नाले में फेंक दी। फिलहाल पुलिस ने अनुराग को रिमांड पर ले लिया है, वहीं चारू को तिहाड़ जेल भेज दिया है। उधर यूपी के बलिया में एक 20 साल की लड़की को बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित को उसी के दोस्त नौकरी का झांसा देकर बंगाल से लाए थे और फिर उसे बेच दिया गया। बलिया में एक 20 साल की लड़की को बेच दिया गया। पीड़ित को बंगाल के कूच बिहार से उसके दोस्त नौकरी के बहाने ले आए थे, जिसके बाद उसे बलिया के इशरतगंज रेड लाइट एरिया पर बेच दिया गया। पीड़ित लड़की किसी तरह जान बचाकर भागी और पास की एक दुकान पर पहुंचकर मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक लड़की के दोस्त उससे पहले पटना ले गए थे, जिसके बाद उसे बलिया ले जाया गया। पुलिस ने बंगाल पुलिस से संपर्क किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये लोग मुझे लेके गया था, रॉनी और भी और 2 फ्रेंड, मुझे वो लोग जैसे बेचने दिया, मुझे नहीं बोला। जो भी चिन्हीकरण होगा कि यहाँ के कौन से अपराधी हैं, किन्होंने खरीदा था और किन्होंने इसका बंधक बनाकर रखा, इन धाराओं की वो वृद्धि करेंगे। तो ऐसे मुलजिम अगर पकड़े जाते हैं अभी तो उनका ट्रांजिट रिमांड कोर्ट से बनवा के इनके साथ वहीं भेजा जाएगा। इधर मुजफ्फरपुर में महज 3 साल की 2 बच्चियों से बलात्कार का शर्मनाक मामला सामने आया है। बलात्कार करने वाला शख्स बच्चियों का ही पड़ोसी था। मीरापुर थाना क्षेत्र में नशे में धुत भंवर सिंह ने 2 बच्चियों के साथ बलात्कार किया। दोनों बच्चियां बहनें बताई जा रही हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों पीड़ित बच्चियों को मेडिकल जांच के लिए जिला महिला चिकित्सालय भेज दिया, लेकिन जिला महिला चिकित्सालय में बच्चियों का सही ढंग से उपचार नहीं किया गया। परिवार वालों का आरोप है कि बच्चियां बेड पर बिलखती रहीं, लेकिन किसी डॉक्टर ने उनकी सुध नहीं ली। उन्हें बाहर जो सामने वाले हमारे 65-70 साल की उम्र होगी जी उनकी, वो बच्चों को बहला फुसला के लेगी दोनों को।
और उनके साथ गलत काम किया। देश दिन भर का ये सफर जारी है। फिलहाल रुकेंगे कुछ पलों के लिए। बेगूसराय में एक नवविवाहिता अपने 3 दिनों से अपने पति के घर के बाहर अनशन पे बैठी है, लेकिन ससुराल वाले उसे घर में जाने नहीं दे रहे। 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए पति के घर के बाहर बैठी प्रीति की हालत बिगड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद उसके ससुराल वालों का दिल नहीं पसीज रहा। राज्य महिला आयोग की सदस्य रीना कुमारी समेत इलाके के कई लोगों ने लड़के वालों से बात कर लड़की को घर में रखने की अपील की, जिसका कोई असर नहीं हुआ है। करीब 9 महीने पहले प्रीति की शादी मखदूमपुर के रहने वाले नीरज ठाकुर से हुई थी, लेकिन नीरज का आरोप है कि प्रीति के घर वालों ने उसका अपहरण कर जबरन उसकी शादी करा दी थी, जिसे वो नहीं मानता। तब तक हम यहीं पे भूखे प्यासे बैठे रहेंगे और अपना हक के लिए लड़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना में एक सड़क हादसे के बाद भीड़ ने बस में आग लगा दी। आरोपी बस ड्राइवर पहले ही मौके से भाग गया। ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं। हड़ताली मोड़ पर सड़क हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। तकरीबन पौने घंटे तक बस धू-धू कर जलती रही। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के देर से आने के चलते लाचार ही दिखी। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह करीब पौने 8 बजे तेज रफ्तार बस ने बाइक से जा रहे एक शख्स को टक्कर मार दी थी। हादसे में घायल हुए बाइक सवार को पीएमसीएच भेजा गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। बस का ड्राइवर हादसा होते ही बस से उतरकर फरार हो गया। बाइक को एकदम ठोकते हुए और पैसेंजर उस गाड़ी में कम से कम 10 से 12 थी और हमारी गाड़ी भी जो थी वो लेफ्ट साइड से आ रही थी, ठीक है, और वो मारते हुए और गाड़ी चलते हुए ड्राइवर उतर के भाग गया। हम लोगों के पास कुछ सूत्र मिले हैं, हमारे पास ऐसी सूचना प्राप्त हुई है जिनके द्वारा ये काम किया गया है। उनको जल्दी ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। हिंदी सिनेमा में जल्द ही एक नया विवाद दस्तक देने वाला है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निलानी ने एक नया आदेश निकाला है, जिसके मुताबिक फिल्मों से हिंदी और इंग्लिश के कुल 36 शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात की गई है। इन शब्दों की सूची सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भेज दी गई है, जिसमें महिलाओं के साथ हिंसात्मक बोल, डबल मीनिंग बोल, खून खराबा और यहाँ तक कि बॉम्बे शब्द को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले के आने के बाद बॉलीवुड में गुस्सा दिखाई दे रहा है।